नमस्ते स्टूडेंट्स। ये एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। फर्स्ट हाफ उसके रिलेटेड है, सेकंड हाफ एम्पियर सर्किट एंड लॉ है जो टेक्स्ट बुक का मोस्ट टाइम पे टॉपिक है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है बेटा आपको। हाँ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिख रहा है बेटा आपको। ओके, तो इसके कारण इस जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड गो इनसाइड रीजन, करंट ऊपर जा रहा है। क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल। ये थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंदर की तरफ जाएगा। आप भी ट्राई करो, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर मतलब इनटू द स्क्रीन, मतलब इनटू द पेज, अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, हम इतना बड़ा वायर है उसके लिए क्या करेंगे, बायो सावर्ट्स लॉ भी लिया था, तो हमने छोटे के लिए आइडियल के लिए फाइंड कर लिया था, छोटा एलिमेंट डीएल के लिए, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, आपके पास में एक कंडक्टर दिया हुआ है, बराबर है। कंडक्टर है, उसका नाम मैं एक्स वाई ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई ले लो। अब देख सकते हो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एज शोन इन फिगर, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये सारे जो सेंटेंस और स्टेटमेंट्स है ना, वो एज इट इज लिखने पड़ते हैं, इसलिए ये सीबीएसई वालों को आ सकता है, इसलिए अच्छे से देखना। कैरिंग करंट आई, ठीक है। वी विश टू फाइंड वी विश टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, कितना दूर, एट द पॉइंट पी whose perpendicular distance, बिकॉज देखो हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखो ये P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A। मान लेते हैं इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस, बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम नाम P लिया ना, इसको हम Q नाम ले लेते हैं, Q। परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू A। क्लियर हो गया, डन। डायग्राम क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ओके, तो अब हमें इसका डेरिवेशन देखना है। डेरिवेशन काफी अटपटा सा है, सो प्लीज प्रॉपर अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। ये जो है ना छोटा करंट एलिमेंट डीएल एट ओ, उस पोजीशन को हम ओ नाम दे देते हैं। जिसका डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस इज फ्रॉम क्यू, whose distance from Q is L। देख रहे हो ये L डिस्टेंस, ये भी दिया हुआ। ओके, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट्स लॉ क्या कर सकते हो आप, डीबी। क्यों डीबी होगा, बिकॉज छोटा सा करंट एलिमेंट है तो डीबी होगा। फॉर्मूला क्या है उसका, म्यू 0/4 पाई। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो म्यू 0/4 पाई क्या होगा बेटा, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, पक्का, कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, कंटिन्यू करें। सो आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ओ क्यू और पी, ये जो हमारा क्यू है और ये हमारा ओ है। ठीक है, ओ क्यू पी में एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाइव है और एक एंगल 90 है। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये 90 है, ये थीटा है, फाइव है, मिलके 180 बनाएंगे तो थीटा प्लस फाइव कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैं थीटा की जगह पे बेटा क्या डाल सकता हूँ, 90 - 5। देयरफॉर जो हमारा डीबी, डीबी हमने सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है, तो बार बार वो भेजा हमारी नहीं होगी हमारी। हाँ, उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं। हमको वहां पे साइन थीटा था, बराबर है। तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा की जगह पे 90 - 5। और व्हाट इज साइन 90 - 5, तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, कॉस पाई।
और इसमें से cos फाई की वैल्यू देखो, ये फाई इतना छोटा है, क्या बोल सकते हो, cos फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट आपका क्या है a अपॉन हाइपोटेनस कितना है r, हो गया। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे से हर बार r चेंज होता रहेगा, a कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय cos फाई, एंड व्हाट इज 1 बाय cos फाई, वो होता है sec फाई। इतना क्लियर हो गया, बराबर है, डन। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे वापस हम tan फाई लेंगे। क्यों tan फाई लेंगे, उसका रीजन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब की बात है। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये होगा l बाय a, देयरफॉर l की वैल्यू क्या होगी, a tan फाई। इतना क्लियर, किसी को डाउट? तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये क्या हो जाएगा, dl बाय d फाई, a एज इट इज, tan फाई का क्या होगा, sec स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो d फाई ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sec स्क्वायर फाई d फाई। क्लियर बेटा? तो हमें यहाँ से एक चीज ये चाहिए और एक चीज ये चाहिए, दोनों चीज कहाँ पे पुट करेंगे बेटा, डी भी पुट करेंगे। सबसे पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देयरफॉर आपका डीबी क्या निकला था, डीबी वाज म्यू 0 बाय 4 पाई आई एज इट इज। डीएल की जगह पे क्या लिखेंगे, डीएल हमारा क्या निकला बेटा, ए सेक स्क्वायर पाई डी फाई इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा हमारा क्या निकला था, कॉस फाई, बराबर है, होल अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या निकला था, ए सेक फाई, बराबर है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 बाय 4 पाई, ये आर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई होल अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस फाई। ठीक है, ये डी फाई नहीं, क्यों, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो गया, तो डीबी का फॉर्मूला क्या बचा बेटा, म्यू 0 बाय 4 पाई आई cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई अपॉन ए, क्योंकि ए के स्क्वायर कट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन कहाँ पे होगा इसका डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ डीबी at P is going inside the plane of paper, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है इसलिए सबसे पहले हमने यही फाइंड किया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, cos फाई डी फाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और वो बात है ये, डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको, अब मैं क्या बताना चाहता हूं सुनिएगा, हमें बी फाइंड करना, सो बी इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी बी होगा तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाय ए, मतलब देखो यहाँ से म्यू 0 बाय 4 पाई ए और आई बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, कॉस फाई डी फाई। सुनना आप ध्यान से, डी फाई का इंटीग्रेशन करना है, डी फाई स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, तो ये आप देख पा रहे हो, ये लाइन दिख रही है बेटा, मैं जो बोल रहा हूं, फाई उसके नीचे है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट पता है, जो भी चीज नीचे होती है उसको नेगेटिव लेते हैं, ऊपर होती है उसको पॉजिटिव लेंगे। ये एंगल नीचे जा रहा है इसलिए उसकी लिमिट क्या होगी, -φ1 से लेके φ2, -φ1 से लेके ऊपर तक φ2, क्योंकि वायर इतना बड़ा है ना, तो हमें उसकी क्या डालनी पड़ेगी बेटा, लिमिट डालनी पड़ेगी, -φ1 टू φ2, -φ1 टू φ2। ये मैं समझाना चाहता था आपको, क्यों φ1 ही लिया, बिकॉज हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी फाई मतलब वो एंगल है, तो एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, φ1 से φ2, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, बिकॉज नीचे जा रहा है इसलिए -φ1 से φ2। इतना क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो हमारा b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और कहाँ से, φ2 से लेके -φ1।
आपको पता है लिमिट क्या कैसे पुट करते हैं, आपको सब लोगों बायोलॉजी वालों को भी पता होगा, अपर लिमिट तो साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस पाई 1। और साइन आपको पता है बेटा क्या होता है, साइन इज योर ऑड फंक्शन, साइन इज योर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन पाई 2 प्लस साइन पाई 1। देयरफॉर फाइनली हम b का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। एंट्रेंस एग्जाम्स में इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल केस 1, ओके। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, मान लेते हैं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कंडक्टर की लेंथ है, ये रहा देख लो। तो इनफाइनाइट लेंथ है तो ये किधर तक जाएगा, मान लो ना ये इनफाइनाइट है, आप इधर हो, इसको एक्सटेंड करो एंगल बढ़ेगा, इसको और एक्सटेंड करो और एंगल बढ़ेगा। इनफाइनाइट पे आपको पता है फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि इनफाइनाइट तो ऊपर भी उतना ही बढ़ेगा और नीचे भी उतना ही बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझे ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पॉइंट है जितना ऊपर देखोगे इनफाइनाइट पे तो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे मिलेगा 90 डिग्री पे मिलेगा। समझ में आया बेटा, तो देयरफॉर तब उसका बी कितना होगा, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। व्हाट इज साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2 होगा, सो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 2, ये 2 2 को कट कर दो, सो म्यू 0 आई बाय 2 पाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर पे कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, ये आपका हो जाएगा म्यू 0 आई बाय 2 पाई ए। क्लियर, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, श्योर, ओके। तो ये केस दूसरा एक केस है, बट वो हमारे लेवल से बाहर का है, इसलिए उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ये चीज आपने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ी थी, 10th स्टैंडर्ड में, कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो कर्ल द फिंगर्स, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे जा रहा है तो कैसे होगा क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको, चलो उसके रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन for the magnetic field induction at the center of a coil bent in the form of a square of a side 2 है, ये साइड 2 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सब 2 है होंगे। अब ये एक वायर है ए बी, चलो पहले हम इतना मैं रफली आपको ड्रॉ करके समझ, ए बी में करंट ऊपर जा रहा है, तो इस सेंटर पे अब चेक करो करंट ऊपर जा रहा है, कहाँ पे होगा, इस सेंटर पे, ड्यू टू ए बी, सी और डी, ड्यू टू ए बी इट इज गोइंग इनसाइड, करंट बीसी में इस साइड जा रहा है, तो चेक करो इस साइड करंट आप ऐसे 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 जा रहा है, तो इस साइड ऐसे पकड़ो, करंट इज गोइंग इनसाइड, ट्राई कर लो, तो भी उसके कारण भी क्या होगा अंदर जाएगा। सीडी में ऐसे आ रहा है, अब नीचे जा रहा है, तो देखो ना एट द सेंटर करंट क्या हो रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड, और ड्यू टू डी है वो भी इनसाइड जा रहा है, मतलब सारे के सारे एट द सेंटर कहाँ पे जा रहे हैं, इनसाइड जा रहा है। तो इन शॉर्ट आप ड्यू टू ए बी, ड्यू टू बी सी, ड्यू टू सी डी और ड्यू टू डी है सबको ऐड कर दो। अब जितना ए बी के कारण होगा उतना ही सी डी के कारण होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे वापस उसको ज्वाइंट करोगे, ये 45 इसका डिस्टेंस है, वापस ड्यू टू सी डी सेम होगा, ये 45 डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा ए। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सिर्फ एक के कारण फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट में, किसी को प्रॉब्लम बेटा, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मजा आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ही मजा आता है। सो करंट, सॉरी करंट नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ए बी एट ओ, तो बी ए बी, उसको बी ए बी नाम दे दें, ओके, बी ए बी। क्या होता है उसका फॉर्मूला, म्यू 0 4 पाई, और वो कितना डिस्टेंस दूर है, तो मेरे ख्याल से वो ए डिस्टेंस दूर होगा, लॉजिकल बात है, क्योंकि टोटल लेंथ 2 है तो हाफ लेंथ ए हो जाएगी और मिड पॉइंट पे है, ओके। साइन फाई 1 कितना है 45 डिग्री और फाई 2 कितना है 45 डिग्री, दोनों 45 होंगे क्योंकि इक्वली। तो बी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू 0/4 पाई ए, ये होता है 1/√2 प्लस ये भी होगा 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा 2/√2, म्यू 0/4 पाई ए 2/√2, 2/√2 को कट करोगे तो म्यू 0 ए √2/4 पाई, सॉरी ए नीचे आएगा, मेरी गलती है, आई ऊपर आएगा, म्यू 0 आई 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 4 पाई ए 4 पाई ए 4 पाई। बट हमने अभी चेक किया, बी ए बी इज इक्वल टू बी बी सी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू बी डी ए, तो देयरफॉर फाइनल बी एट ओ कितना होगा, 4 टाइम्स बी ए बी हो जाएगा, 4 टाइम्स बी ए बी मतलब 4 इंटू म्यू 0 आई √2/4 पाई है, और 4 कैंसिल, सो कितना हो जाएगा √2 म्यू 0 आई/पाई है, कहाँ पे, गोइंग इनसाइड, ये उसका डायरेक्शन अगर आपको देखना है। डन, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े, ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एक छोटी सी चीज समझ लो, a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc, दिख रहा है, अब रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट होंगे उनके कारण, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी from the semicircle differs from that of the circular loop, and in what way does it resemble, would your answer be different, semicircular arc of the same radius but in the opposite way, ऊपर की जगह पे नीचे होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है, ये वायर के कारण उसको सेमी सर्कल लूप में हमने बेंड कर दिया, तो इसमें कितने पार्ट है, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, दो पार्ट स्ट्रेट है और तीसरा पार्ट, ये मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, उस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है, वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द आर्क, तो एक स्ट्रेट वायर, दूसरा आर्क और तीसरा स्ट्रेट वायर। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क कितनी होगी वो हमें फाइंड करना, क्लियर हो गया, ओके बेटा। अब देखो चेक करो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट, तो ए मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट इज इक्वल टू जी, क्यों पता है, रीजन इज, आपको पता है बी का फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, डी एल क्रॉस आर मतलब चेक करो तो एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। अब देखो जब ये ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर होगा, तो मैं आपको रेड कलर की पेन से समझाता हूँ, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर डीएल भी इस साइड और आर भी इस साइड, एंगल बिटवीन डीएल और आर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, समझे, तो इसलिए ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट में कहीं पे भी पॉइंट होगा ना तो हमेशा वो 0 हो जाएगा, बराबर है। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी, ड्यू टू दैट इज क्या बोल सकते हैं इसका, सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क,
ड्यू टू सेमी सर्कुलर। हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, याद करो बेटा, हमने फॉर्मूला में ये देखा था, ड्यू टू बी एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। किसी को, आप में से किसी को उसका फॉर्मूला पता है? बी का फॉर्मूला होता है म्यू 0 आई बाय 2r। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? बट बी एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप है। तो ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप क्या होगा? जो बी है उसका बी बाय 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? म्यू 0, म्यू 0 आई बाय 2r की जगह पे क्या हो जाएगा? 4r, हाफ हो जाएगा ना। इसको मैं बी डैश नाम देता तो बी डैश बाय 2, बी इज इक्वल टू बी डैश बाय 2 हो गया हाफ उसका। अब म्यू 0 का पता है आपको, कैलकुलेशन क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी दिया हुआ है 12। 4 रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। 4 2 जा 6, ये कट हो गया तो ये बचा 2, ये 10 रेस टू माइनस 2 पर जाएगा तो 8 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 5। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 टेस्ला। डन। एंड डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। बात हो गई खत्म। और तीसरा उसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोला है? थर्ड पार्ट बोला है वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क? यस। देखो अब डायरेक्शन बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो आपका ऊपर वाला सेमी सर्कुलर आर्क है ना, अगर आप उसमें पकड़ो तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। बट यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ना बी वाला, उसमें आप देखो ना तो वो कहां पे आ रहा है? कमिंग आउट ऑफ द पेपर। क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। देखो ये और ये, इसमें और इसमें, अगर आप यहां पे देखोगे तो वो इनसाइड जा रहा है, इसके कारण देखोगे तो वो कमिंग आउट आ रहा है। इसके कारण, ऊपर वाले के कारण इनसाइड जा रहा है और नीचे वाले के कारण कमिंग आउट आ रहा है। आप राइट हैंड पाम, राइट हैंड थंब रूल चेक कर लेना बेटा, राइट हैंड थंब रूल आपको आइडिया आ जाएगा। आंसर, सॉरी आंसर तो नहीं बोल सकते, magnitude of B will be 1.9 into 10 raised to minus 4 Tesla, but direction of B will be out of plane of paper। ठीक है, अच्छा था ना क्वेश्चन? डन। आगे बढ़े, चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे और बढ़िया है। देखो अब इसमें हमें कहां पे फाइंड करना है? एट ओ। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ड्यू टू फर्स्ट पार्ट और ड्यू टू थर्ड पार्ट बोलो तो आंसर। सबसे पहले तो आपके पास रेडियस कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। आपके पास आई कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। ओके, बी इज इक्वल टू कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3। बट चेक करो, B1 और B3 जीरो होंगे। रीजन? DL क्रॉस R जीरो हो गया। सेम सेम O, और अगर वो सेगमेंट और पॉइंट एक ही लाइन में हो, मान लो ये हमारा सेगमेंट और ये पॉइंट हो, तो ये DL और डिस्टेंस भी R, मतलब एक्चुअली डिस्टेंस ही होगा, तो ये भी उसी डायरेक्शन में, क्या हो गया? जीरो। खत्म हो गई बात, बात हो गई खत्म। आगे कुछ करना ही नहीं हमें, तो वो जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब होल एंड सोल हमें फाइंड करना है B2। Therefore B2 is equal to, B2 के लिए सबसे पहले वहां पे तो क्या था हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क था, और यहाँ पे कौन सा आर्क है? हियर चेक करो, सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना है? 3 पाई बाय 2। हमें आर्क फाइंड, आर्क हमारे पास क्या होगा? आर्क मतलब आर्क की लेंथ हो जाएगी L और रेडियस हो जाएगी R। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पाई R बाय 2। कितना क्लियर हो गया? पहले जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, B का फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I L बाय R स्क्वायर।
आप बोलोगे सर आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, साइन 90 है, क्यों? बिकॉज ऐसा है, इधर आप चेक कर लो, ये डीएल आपका और ये आर, ये डीएल आपका और ये आर, यहाँ पे ये डीएल और आपका ये आर, सब हमेशा क्या बनाएंगे 90, इसलिए कोई टेंशन नहीं, 90 वाला तो टेंशन क्या। और डीएल को सब इकट्ठा करते जाओगे तो लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा, और हमें लेंथ ऑफ आर्क अभी मिला, कितना मिला 3 पाई आर बाय 2 इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, ये एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 बाय 4 पाई को मैं कट नहीं करूंगा, वो हो जाएगा 10⁻⁻⁷ 3 पाई की वैल्यू एज इट इज रखता हूँ, आई कितना दिया हुआ है आपका, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, और 2 आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻2, 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻2, 3 और 3 कैंसिल, 2 और ये कैंसिल 5, सो बी की वैल्यू कितनी आएगी 5 पाई, और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 टेस्ला, और फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो 1.57 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला आएगा, ये आपका आंसर 5 to 3.14, तो समथिंग कुछ आंसर आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर। डन, किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा, नहीं है ना? ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन, कैरिंग अ टाइटली बाउंड, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैरिंग अ टाइटली बाउंड ऑफ 100 टन्स ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, हमें क्या फाइंड करना है, देखो आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, एन दिया हुआ है 100 टन्स, और आई दिया हुआ है 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो बी एट सेंटर ऑफ कॉइल, फॉर्मूला अभी हमने देखा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 2r बट इंटू एन, एन क्यू नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए इसलिए, म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, हाँ यहाँ पे मुझे एक छोटी सी गलती हो गई, मैं यहाँ पे हाँ 10 सब कुछ किया, 10 डाला है ना, मैं वही सोचू, हाँ सब कुछ डाला है, राइट, सब सही सही सही, हाँ 10, एन की वैल्यू कितनी है 100, और 2 आर की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है, तो अब इसको आप कट कर दो, ये बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई, 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, तो 10 का पावर 4, तो फाइनल आंसर होगा ये 10 का पावर -3, और इसको कैलकुलेट करोगे 10 10 100, आई कितना दिया हुआ है, आई 1 दिया हुआ है, अरे यार आप बोलते नहीं हो यार, ऐसा थोड़ी चलता, 1 दिया हुआ, ठीक है चलो डन, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻³ मतलब ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है 10⁻⁻4, और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चंस कोई नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है, मोस्ट आईएमपी, अगर आपको गॉस लॉ आता होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ उसका भाई है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे वो स्वैग वाले बोलते रहते हैं ना, तो ये वही है, एम्पियर सर्किटल लॉ की मम्मी कौन है पता है, मैग्नेटिक फील्ड, और गॉस लॉ की मम्मी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों में सेम सेम, जैसे आप एम्पियर सर्किटल गॉस लॉ करते थे वैसे ही आप एम्पियर सर्किटल लॉ भी कर सकते हो। डन, आगे बढ़े, ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर्स एन ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री, ओपन सरफेस बट उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, गॉस सरफेस क्या था, क्लोज सरफेस था, द सरफेस हैज अ करंट पासिंग थ्रू इट, कितना करंट जा रहा है, देखो ये एक बाउंड्री, ये सरफेस है, ये पूरा सरफेस, मतलब मान लो ना ये सरफेस, उसमें से जितने करंट जा रहा है वो बात है, ये सरफेस कितना करंट जा रहा है, जो भी करंट जा रहा है वो, we consider the boundary to be made up of number of small elements, छोटी छोटी छोटे, ये बाउंड्री है पूरी, ये एक छोटा एलिमेंट, छोटा 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 एलिमेंट, a dl, we take the value of the tangential component of the magnetic field bt, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों लेंगे, बिकॉज देखो करंट ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ये लेना पड़ेगा, तो ही करंट ये उस क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ड्यू टू सर्कुलर पार्ट हमने लिया वो, ठीक है, एट दिस एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट dl, और b इंटू डी एल करेंगे, b डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ऑल सच प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर, इसके कारण 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 जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबको ऐड करेंगे, we consider the limit as the length of elements gets smaller and their number gets larger, जितने छोटे छोटे लिमिट आप करते जाओगे, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो एलिमेंट्स और बढ़ते जाएंगे, एंड द सम देन टेंड्स टू एन इंटीग्रल,
मतलब उन सब का आप इंटीग्रेशन करोगे, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन किसका करोगे? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, बी डॉट डीएल का। समझ में आई ना बात बेटा? एक सर्कुलर लूप है, लूप ओपन, सिर्फ बाउंड्री है, उस बाउंड्री को छोटे 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 पार्ट्स में आप बना दो, बराबर है? मैंने यहाँ पे भी बना दिया, देखो ये बाउंड्री है, बाकी सब कचरा हम निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम है ये सब या, हाँ। अब इसमें छोटी छोटी बाउंड्रीज बनानी है, ये छोटी बाउंड्री, ये छोटी बाउंड्री, ये छोटी बाउंड्री, ये छोटी बाउंड्री, ये छोटा डीएल, 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 सबका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? बीटी कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये बीटी, और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो पता ही है ना। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा बेटा? ओके, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट अप्लाइंग, सॉरी, एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट, ये उसकी डेफिनेशन है मोस्ट आईएमपी, एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, म्यू जीरो टाइम्स द टोटल। बताओ गॉस, गॉस लॉ क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू था ये, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। यहाँ पे क्या है? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई है, वहां पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए आई, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है। वेयर आई इज द टोटल करंट थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से जितना करंट जाएगा वही, मान लो कि ये सरफेस है, एक दो तीन चार पांच और छह और ये सात, तो ये सिर्फ हम ये पांच को ही लेंगे, लास्ट वाले दो नहीं लेंगे, क्यों? बिकॉज वो उससे पास नहीं हो रहे, और वो तो हमने उसमें भी देखा था कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस था, याद करो क्यू क्या था? क्यू वाज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, यहाँ पे वही है। द इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज्ड लूप कोइंसाइडिंग विद द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस, और इंटीग्रेशन क्या करोगे? बाउंड्री का। फॉर सेवरल एप्लीकेशन अ मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन प्रूव सफिशिएंट, वी शैल अज्यूम दैट, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट इससे इजी भी बना देते हैं। इन सच केस इट इज पॉसिबल दैट टू चूज अ लूप, वहां पे हम गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे एम्पिरियन लूप लेते थे, और इस लूप की कंसीडरेशन क्या होगी? जिसमें b is tangential to the loop, that is नॉन जीरो कंपोनेंट, b is normal to the loop, मान लो ये लूप है तो ये इसका b नॉर्मल हो गया, ओके, या b is नॉर्मल हो गया इसके, एंड और b वेनिशेस, कभी कभी b क्या हो जाता है? b वेनिश भी हो जाता है, ओके। कैसे भी वेनिश हो जाता है तो हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, बट हमारा यहाँ पे मेन काम क्या है? पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये उसका इजी वर्जन, ये उसका इजी वर्जन, ये उसका इजी वर्जन। नाउ लेट L be the length or part of the loop for which B is tangential. Let IE, ये I small e है, be the current enclosed by the loop. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? BL is equal to mu zero I. क्यों? बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा था, अब ये B तो कांस्टेंट होगा, B बाहर निकालो, DL के कारण mu zero I। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ये क्या किया, कुछ पता नहीं चला, सर डॉट प्रोडक्ट था तो कॉस थीटा होगा, कैसे निकल गया, वेक्टर कैसे निकल गया? बी डॉट डीएल है ना, बी डीएल क्या होगा? कॉस थीटा। अब हमने बात करी थी डीएल नीचे और बी नीचे, क्योंकि ये ओके डीएल नीचे जा रहा है और हम उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, देखो दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? बी डीएल हो जाएगा, बी डीएल हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब छोटे 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 सारे एलिमेंट को आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? बीएल हो जाएगा। समझ में आया? चलो मैं डिटेल में लिखता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना आए, टेंशन ना आए। डन? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखो आपको पता है इज इक्वल टू क्या था? म्यू जीरो आई, बट ये क्या हो जाएगा? बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, बी कांस्टेंट है, बचेगा डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, तो देयरफॉर बी डी एल की जगह पे क्या आएगा? एल म्यू जीरो इंटू आई। क्लियर हुआ बेटा इतना? समझे बेटा? क्या निकला? बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई निकला, निकला कि नहीं?
The boundary of the loop chosen is a circle and magnetic field is tangential to the circumference of the circle. मैंने अभी बताया ये circumference उसके tangential है. The law gives for a left hand side b dot 2 pi r. अगर मान लो L अगर ये लेंथ ये जो हमारी लूप है वो सर्कुलर लूप है तो L क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा. तो देखो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल म्यू 0 आई. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी देयरफॉर b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर. सर ये तो कुछ देखा हुआ है ये किसके कारण है b एट सेंटर के कारण है कि नहीं. तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ से भी आप डिराइव कर सकते हो. मतलब ये एम्पियर सर्किटल लॉ सही है ये सही प्रूव हो गया. समझ रहे हो इस बात को बेटा पक्का डन. आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द अबव रिजल्ट फॉर द इनफाइनाइट वायर इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू. It implies that the field at every point on a circle of radius r with the wire passing along the axis is same in the magnitude. In other words, magnetic field possesses what is called a cylindrical symmetry. मतलब अगर वायर इसमें से सेंटर से पास हो रहा है तो इस पॉइंट कहीं पे भी आप देखोगे सब जगह पे क्या होगा सेम होगा. The field that normally can depend on 3 coordinates depends on only one r. अब देखो इसमें फील्ड सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है क्या b इज इक्वल टू म्यू 0 i बाय 2 पाई r. बस एक r पे. Whenever there is symmetry the solution simplifies. Symmetry मतलब समझ रहे हो देखो ये काफी सिमेट्रिकल हो जा रहा है इसलिए. The field direction at any point on the circle is tangential to it. वो भी आपको पता चल गया. The line of the constant magnitude of magnetic field from concentric circles. Notice the iron fillings. आयरन फिलिंग्स की याद है देखो ऐसे 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 होता था बराबर है वो फिगर. तो उसमें देखो फील्ड्स हमेशा क्या होती है कॉन्सेंट्रिक होती है बट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे. These lines called magnetic field lines form closed loops and this is unlike the electrostatic field lines. Electrostatic field lines में क्या होता क्लोज नहीं था. The expression for the magnetic field of a straight wire provides a theoretical justification of Oersted experiment. ये ऑयस्टेड का भी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया सही प्रूव हो गया कि भैया ऑयस्टेड भैया सही बोल रहे थे कि भाई जैसे ही आयरन फिलिंग्स रखी तो वो कंसंट्रिक सर्कल में डाल देगी. वो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया. ठीक है. तीसरा पॉइंट अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट द फील्ड ड्यू टू इट एट अ नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट. भले ही कितना बड़ा वायर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ड्यू टू नॉन जीरो पॉइंट थोड़ा सा ये वायर इनफाइनाइट है बट इस पॉइंट के कारण यहाँ पे वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती. द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके कारण b was directly proportional to I and b was inversely proportional to r and inversely proportional to the distance. जितना करंट बढ़ाओगे b बढ़ेगी और जितना डिस्टेंस दूर जाओगे तो b कम होती जाएगी. And there exists a simple rule to determine the direction of magnetic field due to a long wire. This rule is called right hand rule. हमें पता है grasp the wire in your right hand with your extended thumb pointing in the direction of current and your fingers will curl around in the direction of magnetic field. Okay. And Ampere's law is to Biot-Savart's law. What is Gauss law is to Coulomb's law. Ampere's law जो Biot-Savart's law के लिए Gauss law वैसे ही Coulomb's law के लिए. बड़े भाई मैंने बोला ब्रदर फ्रॉम द अनदर मर्डर ऐसा ही है. दोनों सेम भाई है दोनों की मम्मियां अलग है. ओके. सो एम्पेयर सर्किटल लॉ में इंपॉर्टेंट यही है एम्पेयर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन और ये उसका फॉर्मूला और ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला और जिससे प्रूव भी होता है. ओके. 2 मार्क्स के लिए आया तो सिंपल आपको उसका डेफिनेशन लिखना है उसका फॉर्मूला लिखना है दैट्स इट. तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. आप लोगों को आई होप ये लेक्चर इजीली समझ में आ चुका होगा. अच्छे से पढ़ाई करिए. एम्पेयर सर्किटल लॉ खत्म होता है. अभी 3 लेक्चर में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे. एक होगा सोलेनॉइड टॉरॉइड एक सोलेनॉइड टॉरॉइड बचा है टॉर्क बचा है. ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में यही ले लेंगे और तीसरा मूविंग कॉल करेंगे. 2 लेक्चर में ही खत्म और तीसरे लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज. तो 3 लेक्चर में दी एंड धाड़ कुछ भी नहीं करना है हमें. एक्सरसाइज में भी 13 क्वेश्चन है. तो 3 लेक्चर मतलब समझ लो ना लेटेस्ट बाय संडे ये चैप्टर खत्म डन. ओके टेक केयर बेटा.